दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल आशा करते हैं आपसे मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत धाकर दर्ज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल समीप आ चुका है। 20 तारीख को आप लोग का पहला पेपर है क्लास 10 का, जो कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण, आज 10 सवाल लेकर के आए और इसमें से आप लोगों को जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, आप लोग रटने की जगह समझिए तो आप लोग ज्यादा एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई रट सकता है तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन समझ लोगे तो आप क्वेश्चन को कैसे भी बड़ा छोटा करके बना सकते हो, आंसर लिख सकते हो। चलिए देखते हैं इस सवालों को, अच्छे से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और बिल्कुल वायरल प्रश्न है, एग्जाम के लिए बेहद फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम देने वालों, ठीक है, तो आप सभी के लिए रामबाण काम साबित होगा। देखो क्या यहाँ पर G77 की स्थापना क्यों की गई, बहुत सारे जानते भी होंगे, नहीं जानते तो देख लो और नहीं तो रिवीजन कर लो। G77 बहुत फेमस सवाल है, क्या है? G77 का मुख्य उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो उसका संसाधन है, जैसे हम लोग का झारखंड का संसाधन क्या, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है, तो इस पर क्या नियंत्रण रखना कि भाई साहब इसका कोई चोर चकोर तो नहीं कर रहा है ना, ज्यादा इसका व्यय तो नहीं हो रहा है ना, जिससे क्या उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। अब सोचो, हम लोग कोयला का चोरी यहाँ कितना ज्यादा होता है ना, ठीक है, चोरी करके बेच जाके बंगाल में बेच देता है। लेकिन यही अगर सरकार इस पर नियंत्रण रखेगा तो सारा पैसा सरकार के पास जाएगा, जो हमारा झारखंड राज्य के लिए आर्थिक विकास होगा। तो क्या हो रहा है, G77 मुख्य उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चा माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। उसका उद्देश्य क्या G77 का, कि जो अपना संसाधन है उस पर तो चलो भाई अच्छा उसका आर्थिक विकास मिलेगा, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे संसाधनों पर, साथ में जो कच्चा माल तैयार होगा, कच्चा माल किसी चीज का, जैसे लोहा ही कच्चा माल हो गया, ठीक है, कोई भी आप कच्चा माल कोई भी चीज का जो मतलब उस चीज को मिलाकर कोई दूसरा चीज बनाया जाएगा, ठीक है, जैसे कोयला को भी कह सकते हो, ठीक है, कोई सब्जी तैयार करो उसको भी कह सकते हो। तो उसको विकसित देशों में जो अच्छे दूसरे देशों में बेच रहे हैं, वहां के बाजारों में अच्छी पहुंच मिले, वहां पर अच्छा दाम मिले, तो इन्होंने इस प्रकार की G77 जो कि 77 देशों का समूह था, ठीक है, स्थापना किया था इन सब चीजों के लिए। अगला सवाल देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है? भाई साहब, लोकतंत्र में राजनीतिक दल आत्मा होती है, आत्मा, अरे भूत वाला आत्मा नहीं, मतलब उनके बिना राजनीतिक दल चलेगा ही नहीं। देखो क्या, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की निम्नलिखित कारणों से जरूरत है। क्या? सबसे पहला, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु, समझ लो, राजनीतिक दल जो सत्ता में आएगा वो सरकार का समर्थन करेगा, सरकार चलाएगा, और जो क्या बोलते उसको विरोधी दल होगा, वो क्या सरकार पर अंकुश लगाए कि कोई सरकार कोई गलत ना काम ना करे, गलत काम करेगा तो बिल्कुल जनता के सामने जग जाहिर कर देगा, ठीक है, तो बहुत जरूरी है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार कोई नीति ला रहा है, ठीक है, ऐसा नीति जो जनता के खिलाफ है, जनता के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, जनता के लिए बहुत ही खराब नीति है, तो उस पर अंकुश लगाएगा, उसका विरोध करेगा। तो इन सारे काम राजनीतिक दलों का होता है। और भी क्या काम होता है, जनता को जागरूक करता है, जनता तक सरकार की सहायता पहुंचाता है, बहुत सारे काम होता है, ठीक है, काम करेगा तब ना। देखो अगला क्या है, यहाँ पे 3 बोला था ना, 3 को दे दिया और एक दे दिए, देख लो कि देश के लिए उत्तरदायी सरकार, देश के लिए उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक, ठीक है, देश के एक उत्तरदायी सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा उसके लिए भी आवश्यक होता है। तो देश के लिए उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक, उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक, उत्तरदायी सरकार मतलब क्या, ऐसा सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, वो भी उसमें भी राजनीतिक दल अपना भूमिका निभाते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों के दल जो होते, देखिए अब एक दल थोड़े, दुनिया हमारे देश में बहुत सारे दल है, कोई एक दल सत्ता में आएगा तो बाकी दल देखेगा नहीं काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, काम नहीं कर रहा, जनता को बोल देगा देखो ये काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से वो जनता का समर्थन करता है, उत्तरदायी सरकार बनाता है, बहुत सारे काम करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? देखो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है। मतलब बहुराष्ट्रीय मतलब क्या, सिर्फ अपने राष्ट्र में काम नहीं करेगा, जैसे भारत में कोई कंपनी है सिर्फ भारत में ही काम कर रहा है तो उसको भारत का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नहीं बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ हम लोग राष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। लेकिन जब यही कंपनी विदेश में जाकर भी व्यापार करेगी, विदेश में जाकर भी अपना फैक्ट्री खोल लेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, जो विश्व के विभिन्न देशों में अपना कारोबार स्थापित करती है, हर एक जगह अपना फैक्ट्रियां लगाती है, एक से ज्यादा देशों में अपना फैक्ट्रियां लगाती है, उसे हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। यह कंपनियां अपने देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करता है, ठीक है, ये जो कंपनियां होती है अपने देश को तो करता ही है, अपने देश के अलावा और भी देशों में वस्तुओं और सेवाओं से, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु का हो सकता है उत्पादन कर रहा है, कोई भी वस्तु हो सकता है, साबुन, तेल, नमक, मिर्च, गाड़ी वाड़ी कुछ भी कर सकता है। सेवाएं मतलब जहां वहां पे एयरलाइन का फैक्ट्री खोल सकता है,
विदेश में जाके स्कूल खोल सकता है, सेवाएं दे सकता है, ठीक है, होटल खोल सकता है, इन सब चीजों का उत्पादन करता है। इन कंपनियों की अपने देश के अलावा और भी देशों में संपत्ति होती है। बिल्कुल भाई साहब, आप अगर जाके विदेशों में कंपनी खोलोगे तो वहां भी तो आपका संपत्ति होगा ना। इस प्रकार से बहुत आसान सवाल है, देख लो। अगला सवाल है, 1929 की महामंदी का बंगाल की पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों, जो 1929 में महामंदी आई थी, कहां से शुरुआत हुई थी? कमेंट में बोलना आप लोग कि 1929 की जो महामंदी है कौन सा देश से शुरुआत हुआ इसका। तो ये जो महामंदी आई थी इसमें बंगाल के जो पटसन पैदा करने वाले लोग थे, जो आप लोग जानते हैं इसको पाठ नाम से, साग पाठ कोई बोलता होगा, जो जानते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, 1919 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जो पटसन पैदा करने वाले लोग थे ना, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्या कि पटसन की कीमतों में भारी गिरावट हो गई। यहां पर फुल स्टॉप देना। पटसन की कीमतों में भारी गिरावट हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए थे। बहुत सारे लोग मतलब खास करके किसान जो पटसन पैदा कर रहे थे। भाई साहब, कीमत क्यों गिर गया? क्योंकि महामंदी आ चुकी थी, लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए थे, तो पटसन क्या खरीदेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पटसन की कीमतों में भारी गिरावट आई गई थी और जो भी किसान थे, लोग थे, कर्ज में डूब गए थे। और ही बना के बड़ा लिख सकते हो, समझ गए तो। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखे तो देखो क्या है, बहती हवा सा था वो, अरे नहीं, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा मतलब क्या? बहती हवा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही पवन ऊर्जा कहते हैं। आप लोग देखते हो ना कि कहीं कहीं बड़ा बड़ा पवन चक्किया लगाया होता है, इस प्रकार से ब्लेड होता है, ठीक है, हवा जाता है तो पवन चक्किया घूमती रहती है। तो क्यों? हवा चलेगा तब नहीं घूमेगा, और ये घूमेगा तब तो ऊर्जा उत्पादन होगा। तभी तो हम कहेंगे क्या कि बहती हुई हवा से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा बोलते हैं। समझ गए? वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और क्या है वायु? जो है क्या, वायु में तो ही पवन एक नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। भाई साहब, जब जब हवा चलेगा तब तक आप ऊर्जा ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आज हवा चल गया और कल आप लोग आज वाला एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हो। आज हवा चल गया, फिर हवा चलेगा, फिर से पवन ऊर्जा बनेगा, ठीक है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्किया को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा के लिए क्या कहते हैं? जो हवादार जगह होता है वहां पर पवन चक्किया लगाई जाती है और उससे ऊर्जा उत्पादन होता है। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? सूचना का अधिकार दोस्तों होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो होता है लोकतंत्र का रखवाला होता है। कैसे होता है भाई साहब? देखो, लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। सरकार द्वारा जो भी विकास कार्य चलाए जा रहे हैं, कहीं पर पुल बनाए जा रहे हैं, कहीं पर तालाब बनाए जा रहे हैं, कहीं पर स्कूल खोला जा रहा है, तो कहीं पर कुछ किया जा रहा है, तो ये जनता को हक होता है कि उसकी जानकारी रखे कि सरकार इसमें कितना फंड खर्चा कर रही है, कितना नहीं, ठीक है, किस प्रकार का मटेरियल यूज कर रही है कि नहीं, जनता को हक है, ठीक है। आखिर जनता के पैसे से ही तो बनता है वो सारा चीज, जनता ही तो टैक्स देती है तभी तो बनता है ना। इसी उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार का कानून बनाया गया और इसी उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? जनता को सही जानकारी मिले, इसके उद्देश्य से 2005 में सूचना का अधिकार बनाया गया। सूचना का अधिकार कौन लाया था मालूम है? कांग्रेस पार्टी लाई थी। जी हाँ, भाजपा ने नहीं लाया था। ताकि विकास कार्यों में विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। समझ लो क्यों सूचना का अधिकार क्यों बनाया गया? ताकि कोई अगर पुल बन रहा है तो पुल कितने दिनों में बनेगा, इसमें कितना खर्च हुआ है, किस किस क्वालिटी का इसमें बालू गिट्टी यूज हुआ है, सभी की जानकारी अगर आप चाहते हो तो एक आरटीआई डालना, सभी का सभी आपके सामने आ जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो उसको बोलते हैं, समझ रहे हो। विलंब सहित मतलब विकास कार्यों में विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने पर, घटिया काम होने पर, अच्छा पुल नहीं बनने पर, कोई भी चीज जो बना रहा है, पुल ही क्यों, कोई भी चीज बना रहा है ना, तो अगर अच्छा चीज नहीं बन रहा है तो उसका जानकारी ले सकता है कौन? जनता। और यही है जनता का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। इस प्रकार सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। बिल्कुल लोकतंत्र का रखवाला है, तभी ना जनता जानेगा, जनता को तो हक है ना जानने का भाई। बैंकों के आय की मुख्य स्रोत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, बैंकों के आय के, आप लोग सोचते होंगे बैंक जाते होंगे, यार बैंक में हम जमा दे दिए पैसा, अब बैंक हमको सूद दे रहा है। कैसे? बैंक एक तो आदमी को भी काम करवा रहा है, हम लोग का पैसा भी रख रहा है, उसका आय का स्रोत कहां पर है? तो जरा सा दिमाग लगाना आप लोग, ठीक है। आप जो बैंक में देते हो ना पैसा जमा, और कभी आप ऋण लेने जाना, देखना उस पर आपको जितना सूद मिलता है ना, मान लो आपको 5% मिलता है ना, तो आपसे जो बैंक लेगा, जब आप उससे ऋण लोगे तो आपसे 10% वसूल लेगा, बल्कि और ज्यादा वसूल लेगा। तो जनता को तो दे रहा है 5% जमा धन पर, लेकिन आपसे कितना ले रहा है? अगर आप ऋण ले रहे हो तो 10%, 12%, 15% ले रहा है, तो सॉलिड लाभ हो रहा है, तो उससे होता है। देखो क्या है, बैंक उद्योगों, कंपनियों और व्यक्तियों को कई तरह के लोन देते हैं। इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत है। बहुत किसी को लोन देता है, लोन से समझ रहे हो सीधा 5% का फायदा, मतलब बैंक आप लोगों को तो सूद दे ही रही 5, और अगला 5% में क्या कर रहा है? लोग कर्मचारियों को रख रहा है, अपना काम पेट भर रहा है, सब कुछ हो रहा है ना।
तो मुख्य आय का स्रोत इसका लोन होता है, जो विभिन्न उद्योगों, कंपनियों और व्यक्तियों को तो लोन देता है, और इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है ना, इसका पीडीएफ आप लोग जो भी टॉपर बनों से जुड़े हो सभी को पीडीएफ मुफ्त में मिल जाएगा। आप लोग जो भी जुड़े हो टॉपर बनों से, ठीक है, मैं अलग से यूट्यूब वीडियो का सेक्शन बना दूंगा, वहां पर आप लोग सारा पीडीएफ जो भी मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। संक्षेप में वर्णन करें। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, क्या किया था, गुमास्ता। गुमास्ता मतलब क्या होता है ना, वो देखता था कि जो भी बुनकर जो कपड़ा का सिलाई कर रहा है क्या सही क्वालिटी कर रहा है या नहीं। गुमास्ता क्या होता है, कोई कंपनी का कर्मचारी होता था। देखो क्या लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए, ठीक है, वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। मतलब क्या है भाई, मतलब क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो चाहता था कि भारत के कपड़ा बाजार में सिर्फ अपना ही एक अधिकार हो और कोई भी बाहर नहीं बेचे, सिर्फ कोई भी कपड़ा खरीदे तो हमसे कर दे। तो इसलिए वो क्या कर दिया, वो गुमास्ता नियुक्त कर दिया। जो भी बुनकर था, जो भी कपड़ा का सिलाई बुनाई करता था, ठीक है, तब तो मशीन नहीं था, तो हाथ से करते होंगे या फिर जिससे भी करते होंगे, तो बुनकरों को देखने के लिए, बुनकरों मतलब कह सकते हैं दर्जी कह सकते हो, ठीक है, उनको वो देखने के लिए कि सही कपड़ा दे रहा है कि नहीं, सही माल सही कपड़ा तैयार कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो सब देखने के लिए गुमास्तों को, जो कि किसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कोई लोग होता था, कर्मचारी होता था, उनको रख दिया और उसको देखने बोलता, भाई साहब तुम जाके देखो कि वो दर्जी जो है, बुनकर जो है, सही से सिलाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, किसी और को तो सामान नहीं बेच दे रहा है, ये भी चीज देखने को बोलता था, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों वहां पर गुमास्ता का नियुक्त किया गया था। और अगला सवाल है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों नहीं है, ये पूछो ना, क्यों है, बहुत कारण है क्यों है। देखो, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल, उद्योग बोलो चाहे कृषि बोलो, दोनों ही खनिजों पर निर्भर है। उद्योग में जाओगे तो लोहा का जरूरत पड़ेगा, तो क्या हमें खनिज की, लोहा क्या एक खनिज ही है जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, ठीक है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। खनिज क्या है, सीमित है और अनवीकरण योग्य। भाई साहब जितना भूपट्टी में दबा हुआ खनिज है वही तो है, जितना कोयला है, कोयला भी एक खनिज ही है, वही तो है। अब ज्यादा मात्रा में बढ़ तो नहीं रहा है, समझ, जो भी है फिक्स है, तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा पूरा कोयला खत्म हो जाएगा, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, समझ रहे हो क्या। जो भी खनिज है हमको इस प्रकार से यूज करना चाहिए कि ताकि हम खुद का तो यूज करें ज्यादा नहीं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको भी वो लाभ मिले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में वो खनिज समाप्त हो जाएगा और भविष्य की जो पीढ़ी आएगी उसको वो खनिज का यूज वो नहीं कर पाएंगे। तो बोले सर भविष्य के बारे में क्यों सोचे, अभी प्रेजेंट में देखते हैं ना, खनिज बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा ना। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण की शर्त क्या क्या है, किस कंडीशन में आपको ऋण देगा, लोन देगा। देखो, निम्नलिखित शर्त होता है ऋण का। सबसे पहला, ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। आप बैंक जाओगे, ऋण लेने जाओगे तो आपको सबसे पहले अपना आय का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप सालाना कितना कमा रहे हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितना कमा रहे हो, इसका बैंक को आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तभी तो बैंक समझेंगे ना, हाँ भाई ये चलो ये आदमी सही है, कमा लेगा, हमको पैसा लौटा देगा। बना कोई कमाई नहीं है, जाके लोन ले लिया, चुकता नहीं कर पाएगा तो फिर दिक्कत है ना। इसलिए वो पहले देखता है कि हाँ इसका आय ठीक ठाक है कि नहीं है। कोई सरकारी की नौकरी करने वाला लोन मांगेगा तुरंत दे देगा, भाई लोग बुला बुला के देता है लोन, लेकिन एक आम आदमी को लोन उस प्रकार से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो सोचेगा ना कि हाँ जमा कर भी कर पाएगा या नहीं। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटी के रूप में कुछ जमा करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो शिक्षा के लिए तो आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी और चीज के व्यवसाय के लिए रहे हो तो हो सकता है आपको जमीन का कागज जमा करना पड़े। तो इस प्रकार से हो सकता है। ऋण लेने वाले के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। आप अगर ऋण लेना चाहते हो तो आपके साथ एक गारंटर भी होना चाहिए जो गारंटी देगा हाँ कि ये आदमी पैसा लौटाएगा। और गारंटर बनने पर समझ लो, अगर आप वो आदमी पैसा नहीं लौटाता है ना तो आपको लौटाना पड़ेगा। इसलिए गारंटर जल्दी किसी का बनना तो सोच समझ कर बनना, नहीं तो अगर जो ऋण लेता है वो पैसा नहीं लौटाता है ना तो आपको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि आप गारंटर बने थे कि हाँ ये आदमी देगा, वो आदमी अगर मुकर गया तो आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज दोस्तों आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन को देख लेना, मैंने समझा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, और अपने सारे दोस्तों को प्लीज 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 शेयर कर दीजिए। और क्या ही कहूँ, चलिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी धाकर कर दीजिए ताकि धाकर रिजल्ट आ जाए। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।